सबसे पहला होता है बीटेक सीएससी कि जो आपने इतनी मेहनत करी है स्टार्टिंग में तो वो आपको बेनिफिट देगी। कैसे? 2 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट से घबराए ना, बल्कि वो आपके लिए बेनिफिट है तो वो नहीं लगा सकते हैं। वहाँ पे दिक्कत वहाँ से होती है। स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। और जैसा कि आपने जो पिछली मेरी वीडियो थी 29 एलपी वाली, उस पर मैंने आपका फीडबैक देखा तो आप लोगों को वो बहुत पसंद आई, उसके लिए थैंक यू। और उसमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना फिर एक वीडियो इसी टॉपिक पे ही बना दें ताकि थोड़ा सा आप लोगों को क्लियरिटी मिले। ये जो वीडियो मैंने बनाई थी वो तो मेरी जर्नी को लेके थी, ट्रांजिशन की। 11 एलपी से 29 एलपी वाला जो ऑफर्स आए थे उसकी जर्नी थी वो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज ए फ्रेशर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहे हैं, तो कैसे आप बन पाओगे, क्या रूट्स हैं उसके, कैसे आप बनोगे और टेक्नोलॉजी कैसे सेलेक्ट करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले हम राउट्स की बात करते हैं कि कौन से रास्ते हैं जिनसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। नंबर 1 सबसे पहला होता है बीटेक सीएससी। अगर आपने नॉन मेडिकल करी है, साइंस थी आपके पास और नॉन मेडिकल थी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कॉम्बिनेशन था, और आप अगर आईआईटी जेई करते हैं, जो एग्ज़ाम्स हैं टॉप लेवल के एग्ज़ाम हैं, वो आप क्लियर करते हैं, जेई जेई एडवांस, उनके थ्रू आप आईआईटी एनआईटीज़ में जाते हैं। ठीक है, तो वो कॉलेजेस हैं इंडिया के जो सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं जो बीटेक करा रहे हैं, तो वो सीएससी में, आईटी में, डेटा साइंस, इन सब में बीटेक्स करा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो है कि आप उनमें जा सकते हैं, पहला रूट तो है। तो इस रूट में क्या है कि सबसे पहला आपका सबसे ज़्यादा एफर्ट लगने वाला है उस आईआईटी जेई पे, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट एग्ज़ाम होता है। पहला एफर्ट आपका वहाँ बहुत ज़्यादा लगेगा। उसके बाद देन अगर आप वो क्लियर करते हैं, फिर आपको किसी आईआईटी या एनआईटी में आपको सीट सिक्योर करेंगे, आप किसी अच्छे कॉलेज से आप बीटेक करेंगे, और वहाँ से फिर आप क्या, बीटेक में आप प्रोजेक्ट्स करेंगे और वहाँ पे आप चीज़ें सीखेंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग वगैरह आप सीखेंगे। उसके बाद फिर होता है प्लेसमेंट, तो वहाँ पे आप प्लेसमेंट सिक्योर करते हैं, उससे आपकी डायरेक्ट जॉब लग जाएगी, मतलब आपकी सॉफ्टवेयर जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। इस रूट का बेनिफिट ये है कि जो आपने इतनी मेहनत करी है स्टार्टिंग में तो वो आपको बेनिफिट देगी। कैसे? कि जो इनिशियल पैकेजेस होते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। किसी को 1 CR मिल जाएगा, किसी को 2 CR भी मिल जाएगा, किसी को 50 LPA, किसी को 25 LPA, तो 10 LPA 12 LPA तो नॉर्मल रहता है। हाँ ठीक है, हो सकता है 7 8 LPA तक भी लगे, बट ये है कि एज ए फ्रेशर ही इतने हाई पैकेजेस आपके वहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, एज़ यू नो चैलेंज तो वही है कि वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो एक रूट तो हो गया ही ये। अब दूसरे रूट की बात करते हैं। दूसरा है कि आपकी 12th जो है वो साइंस से नहीं है और आपके पास मैथ सब्जेक्ट था, तो एक बीसीए होता है, या फिर अगर आपके पास साइंस है बट बीटेक में आप नहीं जा रहे हैं तो बीएससी कंप्यूटर साइंस से भी कर सकते हैं। तो एक बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, एक वो रूट है बीसीए एमसीए वाला, और एक है बीएससी कंप्यूटर साइंस और एमएससी कंप्यूटर साइंस। अब इसमें क्या रहता है कि देखो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। यहाँ पे भी आपको पहली बात तो वही है ना, कोशिश यही करनी है कि कॉलेज आपको ऐसा मिले जिसमें प्लेसमेंट होती हो। तो अगर वहाँ से आप कर रहे हैं तो आपकी वो जो स्ट्रेस होता है ना, वो हेडेक होता है एज ए फ्रेशर जॉब ढूंढने का, वो आप उससे बच जाओगे। एक ये हो गया। एक होता है कि अगर आपके पास साइंस नहीं है 12th में, तो आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं, तो एक रास्ता वो भी रहता है। बाकी ये कोर्सेज तो हैं ही, और नॉन टेक्निकल भी आजकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो नॉन आईटी से भी, जैसे बीएमए साइड के भी लोग जो हैं या मेडिकल साइड के भी लोग जो हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बने हुए हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कोई मेडिकल से है, कोई बीए लाइन से है, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। तो एक तो ये रहता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई चलो ठीक है, ये भी बन रहे हैं वो भी बन रहे हैं, तो क्या डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो देखो डिफरेंस रहता है कॉन्सेप्ट्स में, अंडरस्टैंडिंग में, और सैलरीज में भी रहता है, क्योंकि वो हाई पैकेजेस ऑलरेडी ले चुके हैं, अदर स्ट्रीम से आते हैं, अदर सब्जेक्ट से आते हैं, उनका स्ट्रगल थोड़ा सा लंबा रहता है। तो एक तो ये डिफरेंस रहेगा। दूसरा, जब हम काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो काफ़ी फील होता है, क्योंकि उनको थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी थ्योरी या जो बैकग्राउंड होता है ना कंप्यूटर की, जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है वो थोड़ी सी कम होती है उस रूट से। तो ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर पाते, करते हैं, कर पाते हैं। तो एक तरीका वो भी है। जो मेन चीज़ है उनकी बात करते हैं। तो एक तो था प्लेसमेंट। दूसरा, एक एक क्वेश्चन पूछा गया बार बार कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कुछ करना चाह रहे थे 2 ईयर का, मैंने नहीं किया। देखो आप ये मिस्टेक ना करें, ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे कुछ होते नहीं हैं, बट स्टिल इस चीज़ का भी कोई सेंस नहीं बनता है कि आप जैसे ही डिग्री करें, अपनी ग्रेजुएशन करें, और फिर आपको कोई कंपनी में अगर ऑफर मिल रहा है या कहीं आप जा रहे हो,
ठीक है, और अभी आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उस 2 ईयर के कॉन्टेक्ट से घबराए ना, बल्कि वो आपके लिए बेनिफिट है कि आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वो गड़बड़ मत करिए, क्योंकि एज ए फ्रेशर फिर आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है ढूंढना, है ना। आप लिंक्डइन पे देखो या नौकरी पे कहीं भी आप ट्राई करोगे, तो एज ए फ्रेशर्स आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, कोई इंटरव्यू लेने के लिए रेडी नहीं होता है, कोई हो भी गया तो फिर वो बहुत कुछ सैलरी या कुछ इतना आपको ऑफर नहीं करता है जिसमें आपको खुद ही यूँ फील होता है कि ये पता नहीं मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बड़ी दिक्कत रहती है। अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 2 ईयर 3 ईयर का कुछ करके वो ठीक ठाक आपको 2 LPA 4 LPA 5 LPA कुछ मिल रहे हैं, दैट इज़ बेटर, क्योंकि एज ए फ्रेशर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जॉब्स नहीं मिल रही है मार्केट में। जॉब्स के पीछे क्या कारण है, देखो आपको लगता है कि एचआर जो हैं, है ना, वो हमें मेन कल्प्रिट दिखते हैं यहाँ पे कि वो फ्रेशर्स को हायर नहीं करना चाहती है, उनको चाहिए कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को ही वो हायर करना चाहते हैं। तो देखो, इसमें ना किसी एचआर की गलती होती है ना कंपनी की गलती होती है, ठीक है, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो क्लाइंट्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इस एक्सपीरियंस के, इस टेक्नोलॉजी के बंदे हमें चाहिए। ये रिक्वायरमेंट वहाँ से होती है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते ना कि अगर क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है 5 ईयर एक्सपीरियंस की और आप हो फ्रेशर, तो वो नहीं लगा सकते हैं वहाँ पे। कुछ कंपनियाँ करती हैं बड़े लेवल की, तो लेकिन वो भी अपना पैसा बर्न करती हैं, अपनी मनी बर्न करती हैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए। और आप जो 6 महीने या 1 साल वहाँ पे एज ए ट्रेनी या टाइम लगाते हैं, तो क्लाइंट्स उनके पे नहीं करते हैं, वो कंपनीज अपने बिहाफ पे पैसा बर्न करती हैं। तो ये अब देखो, वैसे ही इन कंपनियों के लिए उनकी बड़ी बात है कि ठीक है, बट हमें एज ए फ्रेशर लगता है यार कि हमें काम नहीं दे रहा है, कोई काम नहीं दे रहा, तो ये दिक्कत वहाँ से होती है। तो फ्रेशर्स में इस तरह से चला जाता है। हाँ, कंपनियाँ रिस्क लेती हैं, आपको ट्रेनिंग देती हैं, करती हैं कोशिश की चलो स्टाइफंड दें या एक बेसिक सैलरी कुछ दें, और फिर वो 6 महीने 1 साल आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप सीख जाओ चीज़ें, काम करना सीख जाओ और स्ट्रीमलाइन हो जाओ, और तब तक आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा 2 ईयर 3 ईयर, तो वो प्रोजेक्ट में डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट तो वो आपको एडजस्ट कर पाएँ, तो उनको भी टाइम चाहिए होता है। ये रीज़न होता है, इसलिए फ्रेशर्स एज ए फ्रेशर बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे बेटर है कि आप कॉलेज में ही प्लेसमेंट सिक्योर कर लो। अगर वहाँ हो जाती है 2 LPA 3 LPA 5 LPA 6 LPA 8 LPA जो भी हो जाती है, वो मच बेटर है कि आप डिग्री पूरी करके फिर जॉब ढूंढना शुरू करो, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्ट्रगल है। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। देखो यार, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें ना, तो अभी जैसे कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था उस वीडियो पे, तो किसी ने कोई जावा भी कर रहा है, पाइथन भी कर रहा है, रिएक्ट भी कर रहा है, ठीक है, और कोई डॉटनेट भी कर रहा है, तो सब मैशअप सा चल रहा है। एक तो इस चीज़ को पहले क्लियरली समझें कि आपको एक इकोसिस्टम में रहना है, यानी कि एक फ्रेमवर्क में रहना है। वो फ्रेमवर्क आपको डिसाइड करना है। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि हम ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, जावा भी कर लेता हूँ, पाइथन भी कर लेता हूँ, डॉटनेट भी कर लेता हूँ। क्यों कर लेते हैं भाई? इतने सारे चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जब बनता है तो हो सकता है 90% चांसेस ये रहते हैं कि उसमें एक ही टेक्नोलॉजी स्टैक रहता है, या तो वो डॉटनेट में बनेगा, या वो जावा पे बनेगा, या वो पाइथन पे बनेगा, या वो नोड.जेएस पे बनेगा। तो यही है ट्रेंडिंग में, तो ठीक है, 4 पॉपुलर बैकएंड, तो इनमें से किसी एक पे बनेगा। और जब इनमें से किसी एक पे बनता है ना, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं डेवलपमेंट की, वो सेम इकोसिस्टम की रहती है, यानी उसी के अराउंड जो आपकी स्किल्स है वो रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आप जॉब लगते हो और एक प्रोजेक्ट है वो डॉटनेट में है, ठीक है, तो वहाँ पे अब आपकी जो स्किल्स हैं वो डॉटनेट के अराउंड रहनी चाहिए, जैसे कि C#, MS SQL, एज्योर क्लाउड, डेवोप्स, एज्योर डेवोप्स, इस तरह से। तो यानी कि उस इकोसिस्टम के जो भी टूल्स हैं, चाहे वो टेस्टिंग है तो यूनिट टेस्टिंग के लिए जो फ्रेमवर्क है, तो वो सारा वो एक इकोसिस्टम है वो पूरा, ठीक है। या तो आप उसमें जाएं या आप पाइथन पे जाएं, क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट पाइथन में बन रहा है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो पाइथन के ही फ्रेमवर्क, उसी की ही लाइब्रेरी, सब कुछ उसी का यूज़ करेगा, ठीक है। तो उसमें चाहे वो जेंगो हो, फ्लास्क हो, फास्ट API हो, कोई भी हो, बट वो रहेगा ही पाइथन के ही अराउंड एक इको। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पाइथन का अपना एक पूरा इकोसिस्टम है, जावा का अपना एक पूरा जैसे कि स्प्रिंग बूट है, और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के भी अलग अलग हैं। तो चाहे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाओ, मोबाइल बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है, सबके अपने इकोसिस्टम है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको एक इकोसिस्टम में पहले जाना है, यानी कि आप सब में हाथ पैर मारने लग जाओ, वो सबसे गलत चीज़ होती है, क्योंकि आप फिर परफेक्ट नहीं हो पाते हैं किसी भी चीज़ में। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, तो आप इस चीज़ से बचें।
अपनी ग्रेजुएशन में ही सबसे बेटर है कि आप अपना एक इकोसिस्टम जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो जावा अच्छी लगे, पाइथन अच्छी लगे, नोड जेएस अच्छी लगे, जो मर्जी लगे, तो आप उसी इकोसिस्टम से रिलेटेड जो टूल्स हैं और टेक्नोलॉजीज हैं वही सीखें, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये आप गड़बड़ मत करिएगा। और जो मिस्टेक्स हम करते हैं उनकी बात करते हैं कि बीटेक के दौरान जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसको हम सीरियस नहीं लेते हैं। उस गलती से बचे, उस प्रोजेक्ट को आप सीरियस लें और अच्छा बनाएं उसको, क्योंकि अब वो पहले वाली बात नहीं रही है कि सिंपल आप एक क्रड ऑपरेशन बनाओ और आपका हो गया। अब आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, उसमें टाइम लगाएं 2 से 4 महीने, और अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं, वही सबमिट करें और उसी को आप प्लेसमेंट के टाइप इंटरव्यू में डिस्कस करें, वो काम आएगा आपके। प्लेसमेंट सिक्योर भी नहीं हुई कॉलेज में तो वैसे भी अगर आप बाहर से भी ट्राई करेंगे तो वो प्रोजेक्ट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट को देख के ही इम्प्रेस हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा कुछ वो पूछेंगे नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट मैटर करता है, एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं और किसी एक इकोसिस्टम में बनाएं ताकि फिर आप उसी की जॉब्स में आप जा सकें। एक रहता है कि जॉब्स किस किस तरह की ना, एक जॉब्स की बात करते हैं। देखो, अगर हम एक प्रोजेक्ट के हिसाब से देखें, सपोज करिए कि एक प्रोजेक्ट है, कोई ई कॉमर्स ऐप है, और उसमें क्या है कि अब कौन कौन लोग होंगे, देखो वो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले एक तो होता है जो सेल्स का पर्सन हो गया, ठीक है, जो एमबीए आईटी से या मतलब सेल्स वाले होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट को लेके आते हैं, क्लाइंट से इंटरेक्शंस करते हैं। तो एक पोजीशन होती है सेल्स वाली, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर का सेल करते हैं, यानी आईटी सेल्स मैनेजर जिनको बोलते हैं। वो प्रोजेक्ट लेके आया है, अब उस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन बनना है, मॉकअप बनना है, तो होते हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। फिग्मा जो कि ट्रेंडिंग में है एक टूल, या अडोबी एक्सडी है, ये यूज़ करते हो। तो एक जॉब है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की, जो मोर ओवर मॉकअप्स यानी कि डिज़ाइंस तैयार करता है। तो एक ये प्रोफाइल है जिसमें आप जा सकते हैं। सेल्स वाला तो हो ही गया, अगर आप एमबीए करते हैं तो साथ में, तो वो बेटर रहता है। सेल्स में जा सकते हैं, कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप उस प्रोफाइल में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग पार्ट। उसके बाद जब उसका डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें भी पूरी एक टीम रहती है, तो उसमें स्क्रम मास्टर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, प्रोडक्ट मैनेजर होता है, तो ये भी प्रोफाइल्स होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है। अब आप सोचेंगे कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो एक ही हुए, नहीं। ये छोटी कंपनी जो होती है ना, वो इस प्रोफाइल को कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, जबकि सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काफ़ी डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर डेवलपर सिर्फ डेवलपमेंट, यानी कि एक उसको टास्क मिला, एक पर्टिकुलर कोड उसको लिखना है, वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद टेस्टर अपनी टेस्टिंग कर रहा है तो वो सॉफ्टवेयर टेस्टर हो गया। उसके बाद डिलीवरी कर रहे हैं या डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं तो डेवोप्स एक वहाँ पे आ गया। CI/CD पाइपलाइंस जो बिल्ड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, आजकल क्योंकि क्लाउड पे डिप्लॉयमेंट्स हो रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर का एक आ गया प्रोफाइल वहाँ पे। तो ये सारे प्रोफाइल्स होते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो सिर्फ कोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोड लिख रहा है, ठीक है, टास्क इम्प्लीमेंट हो गया है, ठीक है, एक वो पार्ट जो उसने बनाना था वो बना दिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस के में इन्वॉल्व रहता है। वो रिक्वायरमेंट जहाँ गैदरिंग हो रही है क्लाइंट से, तो वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स में भी रहता है कि अच्छा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, क्या क्या फिजिबल है क्या नहीं है, वो पूरा एनालिसिस करता है। उसके बाद वो डिज़ाइन पार्ट में भी डिज़ाइनर के साथ है। उसके बाद वो डेवलपमेंट पार्ट में डेवलपर्स के साथ है, ठीक है। टेस्टिंग पार्ट में वो टेस्टर्स के साथ है कि क्या चल रहा है आपका, क्या नहीं चल रहा है। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, ठीक है। तो बट प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ फॉलोअप लेने के लिए कि अच्छा किसको क्या काम दिया गया है, किस टेक्नोलॉजी के कौन से बंदे हैं, उनसे क्या क्या काम लेना है, इस तरह से रहता है। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से उनके साथ रहता है, तो वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनके साथ कोलेबरेट करता है, तो वो सबके साथ कनेक्शन में रहता है, समझ गए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक वास्ट टर्म है, बड़ा प्रोफाइल है। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सिर्फ डेवलपमेंट रिलेटेड देख रहा है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के मैंने कुछ प्रोफाइल्स की बात करी है, इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि अगर आप फ्यूचर में देखें, क्योंकि एज ए फ्रेशर तो नहीं होते हैं ये, बट एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका ग्रो होता है, तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हो गया, डाटाबेस DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, वहाँ पे आप डाटाबेस रिलेटेड चीज़ों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट में आप पूरा हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, ठीक है, पूरा सिस्टम डिज़ाइन आप करते हैं वहाँ पे, और जितने भी डेवलपर्स हैं सब काम कर रहे हैं, तो हर चीज़ में आप उनको हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, कहीं वो फंस गए हैं चीज़ों में, तो वो चीज़ है। तो वो एक स्कोप रहता है कि आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं, तो ये चीज़ है।
तो DBA हो गया, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हो गया, क्लाउड स्पेशलिस्ट है, मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो प्रोफाइल्स कई सारे हैं, लेकिन हाँ हम कोशिश यही करते हैं कि स्टार्टिंग हम या तो सॉफ्टवेयर टेस्टर से करें या UX डिज़ाइन से करें या डेवलपर से स्टार्ट करते हैं, फिर वो एक्सपीरियंस के हिसाब से हम प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, या DBA जो भी है हम प्रोफाइल्स में जा सकते हैं, वो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस है। और ये सारी ऑप्शंस सभी इकोसिस्टम में है। आप जावा में भी ये चीज़ें कर सकते हैं अगर आप जावा को ऑप्ट करते हैं, आप डॉटनेट को ऑप्ट करते हैं, डॉटनेट में भी ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट DBA सब है, ठीक है, पाइथन करते हैं तो पाइथन में भी ये सब है, तो नोड.जेएस में भी ये सब है। तो ये प्रोफाइल्स तो सब टेक्नोलॉजी के हिसाब से है, ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड करता है। रही बात डिमांड की, तो डिमांड जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग की बात करें तो एक तो पाइथन की है ही है बिल्कुल, क्योंकि AI का मतलब ट्रेंड चल पड़ा है, तो वहाँ पे पाइथन रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, पाइथन की लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, पाइथन से बनी एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो ऑफ कोर्स पाइथन का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो है ही है, ठीक है, वो ट्रेंडिंग में है। डॉटनेट कोर जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। नोड.जेएस ट्रेंडिंग में है, आपका जावा ट्रेंडिंग में है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, PHP का भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि PHP साइड में चली गई है, PHP भी है, ठीक है, PHP भी एग्जिस्ट करती है, तो उसके भी जॉब्स हैं, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर से पहले बन चुके हैं, आगे भी बने, तो PHP का भी एक अपना इकोसिस्टम है। तो ये तो हमने ओवरऑल बात करी बैकएंड टेक्नोलॉजीज की, तो रिक्वायरमेंट इनमें है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ है कि आपको बहुत एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी, और एज ए फ्रेशर थोड़े से चैलेंजेस हैं। अच्छा, इन जो चैलेंजेस हैं, एक ये भी है, अभी देखा जाए तो मार्केट जो है वो डाउन चल रही है, कंपनीज जो है वो प्रॉफिट नहीं बना पा रही हैं। आपने अगर शेयर मार्केट का अगर सुना हो तो ये जो कंपनीज हैं वो प्रॉफिट नहीं बना पा रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए मैन पावर की भी कटिंग कर रहे हैं। यानी कि कैसे, कि फ्रेशर्स को कम हायर कर लिया, किन्हीं को हायर कराया तो ऑफर लेटर नहीं दिए, ठीक है, या फिर जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट में जैसे 4 डेवलपर हैं तो 2 को रख लिया, 2 को फ्री कर दिया उस प्रोजेक्ट से। तो इस तरह से कॉस्ट कटिंग तो चलती हैं, तो उस वजह से इन दिनों थोड़ा सा मार्केट को श्रिंक हो रखा है। अभी 1-1.5 साल का ये सीजन चल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा रहेगा आगे, क्योंकि जब मार्केट में सुधार आएगा, मार्केट सही होएगी, ठीक है, उसके बाद मार्केट में पैसा आएगा, तो क्लाइंट्स जो हैं वो स्पेंड करेंगे, तो मोर हायरिंग्स होंगी, देन मोर प्रोजेक्ट्स पे काम होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे तो काम रहेगा, काम की दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का भी बता दिया है, रूट्स कौन से हैं, और पैकेजेस का भी आपको डिफरेंस समझ आ ही गया होगा, और जो ये हम गलतियां करते हैं वो भी हमें अवॉइड करनी है। अच्छा, अब स्किल्स की बात करते हैं। तो स्किल में देखो, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर की स्किल्स की बात करें हम, पहले तो हम इसी चीज़ पे डिफरेंस कर लेते हैं ना, कि एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में जो सबसे 2 ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वो है React.js और एंगुलर जो है वो थोड़ा सा स्टेबल ज़्यादा है, उस पर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी हैं। तो रिएक्ट और एंगुलर को इंडस्ट्री एज ए सब्सिट्यूट देखती है, यानी कि स्लैश लगा के आपको मिलेगा जहाँ भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडस्ट्री ये एक्सपेक्ट करती है कि अगर किसी बंदे को React.js अच्छे से आती है तो Angular.js पे कर लेगा काम। ये करंट सिनेरियो में बता रहा हूँ। अगर किसी को Angular.js आती है तो वो React.js पे भी काम कर लेगा अगर उसको हम देंगे। तो वो क्या करते हैं, ऑप्शन रखते हैं, या तो React.js का आपका इंटरव्यू रखेंगे या Angular.js का। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बेटर है Angular.js वैसे देखा जाए तो स्टेबिलिटी के हिसाब से, तो क्योंकि उसके पैकेजेस बहुत जल्दी डेप्रिशिएट नहीं होते हैं। React.js में ये बड़ा चैलेंज रहता है कि हर दिन, क्योंकि बहुत सारे मतलब थर्ड पार्टी पैकेजेस होते हैं तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो पैकेज ऑब्सलीट होते रहते हैं, तो दिक्कतें आती रहती हैं। मतलब कहने का ये कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उसमें कोडिंग। फ्रंट एंड में अगर आप जा रहे हैं तो React और एंगुलर हो गया। React और एंगुलर से आप मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हैं, ठीक है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। जैसे कि एंगुलर से अगर जाते हैं तो आयोनिक फ्रेमवर्क होता है, और रिएक्ट से जा रहे हैं तो रिएक्ट नेटिव हो गया। और रिएक्ट है क्या, एंगुलर है क्या, ये तो है तो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। तो बेसिक सी बात है कि फ्रंट एंड मींस HTML CSS जावास्क्रिप्ट React.js और एंगुलर। तो फ्रंट एंड का मतलब है यहाँ पे। अब फ्रंट एंड में भी 2 चीज़ें हैं, एक होता है फ्रंट एंड डिज़ाइनर और एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर। दोनों में डिफरेंस है, सेम नहीं है, ठीक है। कैसे कि जो फ्रंट एंड डिज़ाइनर होता है काम वो भी रिएक्ट में करेगा, बट मोर ओवर वो कंपोनेंट्स की डिज़ाइनिंग पार्ट करेगा, CSS पार्ट पे वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा, लाइब्रेरी बनाने में या CSS पार्ट में वो ज़्यादा रहेगा, डिज़ाइन पे। और फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा, कोड पे ज़्यादा रहेगा, मतलब कोडिंग ज़्यादा करेगा। डिज़ाइन ठीक है, डिज़ाइनर ने बना दिया है, अब वो कोडिंग कर रहा है उस चीज़ की, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ होती है, तो फ्रंट एंड में ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं हम बैक एंड की। अब बैक एंड में क्या होता है कि आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी लेंगे, या तो जावा की टेक्नोलॉजी लेंगे जैसे कि स्प्रिंग बूट हो गया, या फिर आप डॉटनेट लेंगे जैसे कि डॉटनेट कोर वेब APIs हो गया, या फिर आप पाइथन का लेंगे जैसे कि फास्ट API हो गया, या जेंगो फ्लैस्क, आप किसी से भी APIs बना सकते हैं। तो बैकएंड में रहता है वो। अब बैकएंड डेवलपमेंट में अगर आपको जाना है, तो अगर आपका डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग में ज़्यादा CSS में और इनमें इंटरेस्ट नहीं है, तो बैकएंड ज़्यादा बेटर है आपके लिए।
क्योंकि उसमें कोडिंग पार्ट जाता है, मतलब कोड देखना आपको ज़्यादा पसंद है यूआई के मुकाबले, लॉजिक्स लिखना उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और जो अगर आगे की बातें करते हैं ना फ्यूचर की, जैसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, डाटाबेस रिलेटेड जो लीड्स की बात करें, तो वहाँ पे क्या रहता है कि आपके सभी में स्कोप है आगे जाने के, बट एक जो एडवांटेज होता है ना वो बैक एंड डेवलपर को ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट एंड डिज़ाइनर्स होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, वो सिर्फ फ्रंट एंड के लिए ही उनको ठीक है वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट रखते हैं कि भाई ठीक है आप ये काम करो बस, बैक एंड का आपको कोई मतलब नहीं है क्या है बैक एंड में क्या नहीं है कैसे। बट जो बैक एंड डेवलपर होता है ना वो पूरा डिज़ाइन कर रहा होता है, सारा का सारा सिस्टम डिज़ाइन मोर ओवर वही कर रहा होता है। ठीक है, वो डाटाबेस देख रहा होता है, वो क्वेरीज देख रहा होता है, वो लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग, जो डेटा की प्रोसेसिंग है, डेटा स्ट्रक्चर है, पूरा वो देख रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाना चाह रहे हैं तो बैक एंड बेटर ऑप्शन होता है, नहीं तो फ्रंट एंड तो है ही। मोबाइल ऐप डेवलपर भी आप बन सकते हैं, उसमें भी रिएक्ट नेटिव जो है या जावा से आप बना सकते हैं, एंड्रॉयड की, स्विफ्ट है उससे iOS की बना सकते हैं। बट रिएक्ट नेटिव सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, रीज़न ये है कि उससे हाइब्रिड एप्लीकेशंस बन जाती हैं। तो एक ये रिएक्ट नेटिव का भी एक ऑप्शन है, आप उस पर भी जा सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपर भी बन सकते हैं, तो वो भी एक प्रोफाइल है। एक और मैंने कमेंट्स में जो क्वेश्चन देखा सबसे ज़्यादा ये था कि DSA, यानी कि अगर हम जॉब स्विच करते हैं या एज ए फ्रेशर जॉब ढूंढते हैं तो मतलब DSA का क्या रोल रहता है। देखो DSA हर कंपनी नहीं पूछती है, एक तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान दें। दूसरा DSA बहुत वास्ट है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ DSA बोल दिया और हमें DSA आता है हो गया, ऐसा नहीं है। स्टैक क्यू लिंक लिस्ट तक DSA नहीं है, DSA उससे भी एडवांस है। वो ट्रीज, स्ट्रक्चर, ग्राफ्स, B+ ट्रीज, AVL ट्रीज, ब्लैक ट्रीज, मतलब बहुत आगे तक है, हैशिंग वैशिंग। तो इतना नहीं है, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ग्रीडी टेक्निक्स, मतलब बहुत सारे एल्गोरिदम्स है। तो DSA का मतलब इतना सिंपल नहीं है कि 1 महीने में, अच्छे 2 महीने में हमने बोल दिया कि हो गया। ये रही बात कंपनीज की, 3 चीज़ें हैं। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा एडवांस जो DSA पे जाते हैं वो 1-2 प्रॉब्लम आपको देंगे, बट वो एडवांस प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत आपका दिमाग लगेगा वहाँ पे। तो जो हाई लेवल की कंपनीज होती हैं जैसे फैंग कंपनीज हो गई, तो वहाँ पे DSA आपका अच्छा खासा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा होता है एक कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो थोड़ा सा DSA में इंटरेस्ट होती है, थोड़ा सा मीन्स स्टैक, क्यूब, लिंक लिस्ट, बेसिक सा ट्री वरी इनकी नॉलेज हो, इससे ज़्यादा नहीं, वो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। या फिर जैसे लैंग्वेज के अपने डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि पाइथन है, तो पाइथन के अपने डेटा स्ट्रक्चर जिसकी लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। ठीक है, अब C# है, उसके अपने हैं, उसका उसमें भी एक लिस्ट है, एरे लिस्ट है, उनके लैंग्वेज स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर्स है, थोड़ा सा उनके बारे में पूछते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं। सॉर्टिंग, हाँ सॉर्टिंग में हो सकता है, सॉर्टिंग थोड़ा बहुत, सर्चिंग हो गया, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस हो गया, कुछ पैटर्न्स बनाना हो गया, वही जो बेसिक होते हैं ना आपके फिबोनाची सीरीज या फिर फैक्टोरियल्स निकालना, तो वो उस तरह की चीज़ें थोड़ा बहुत रहता है उसी अराउंड। थोड़ा बहुत स्पेस का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं होता है, बट बेसिक वो एक्सपेक्ट करते हैं। और एक होते हैं कंपनियाँ जो प्योरली प्रोजेक्ट बेस पे ही करती हैं, आपकी स्किल्स के बेस पे ही करती हैं। स्किल्स इन द सेंस नॉट DSA, स्किल इन द सेंस रिएक्ट JS आपको कितनी अच्छे से आती है, एंगुलर JS आपको कितने से अच्छी आती है, या फिर आपको रिएक्ट नेटिव कितने अच्छे से आती है, आपको C# कितने अच्छे से आती है, .NET पे आपकी कितनी, फ्रेमवर्क पे आपकी कैसी कमांड है, प्रोजेक्ट आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं पूरा। मतलब जैसे प्रोजेक्ट होता है ना कि उसकी सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन आप कर पा रहे हैं, CRUD ऑपरेशंस आप बना पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, API एंड पॉइंट्स आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, यानी कि प्रोजेक्ट पे काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। इस तरह की कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं जिनको DSA में इंटरेस्ट नहीं होता है, आपके प्रोजेक्ट में होता है, यानी कि बीटेक में आपने जो प्रोजेक्ट किया है या तो उसमें, या अगर आपका 1-2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसमें आपने जो प्रोजेक्ट किया है उसमें उनका इंटरेस्ट होता है कि आपने उसमें कैसे काम किया, मतलब क्या आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर था, कैसे उसमें सिक्योरिटी थी, क्या डिज़ाइन पैटर्न यूज़ हुआ था, क्या प्रिंसिपल्स, सॉलिड प्रिंसिपल्स आपने कैसे वहाँ पे अप्लाई किए थे, डाटाबेस का क्या था सिस्टम वहाँ पे, तो आपकी डाटाबेस में क्वेरीज वगैरह मतलब ऑप्टिमाइज आपने कैसे करी, तो वो उस चीज़ को वहाँ पे समझना चाहते हैं। अगर आप वो कर लेते हैं तो हो जाता है। अब जो मेरी पिछली वीडियो थी मैं उसकी बात करता हूँ कि बहुतों ने पूछा कि DSA में क्या पूछा या इंटरव्यूज़ में क्या पूछा, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं मोस्टली में DSA नहीं था। हाँ, आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि क्या है ना कि आप हर रोज़ एक एडवर्टीजमेंट्स देखते होंगे यूट्यूब पे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बट कुछ हैं इंस्टीट्यूट्स वो DSA 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 बहुत हाइप रखते हैं। ठीक है, बहुत हवा रखते हैं DSA की। तो मैंने जो देखा है ना एज ए फ्रेशर्स लगा लो या थोड़ा बहुत 1-2 साल के एक्सपीरियंस पे, उनके दिमाग में बैठ गया है
कि बस डीएसए ही है तो जॉब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, नहीं तो नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। डीएसए सिर्फ आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि बहुत ज़्यादा है कि नहीं है, क्योंकि डीएसए में क्या है कि आप डेटा को एनालाइज करना, स्ट्रक्चर, मेमोरी को यूटिलाइज करना प्रॉपर, वो चीज़ें आप समझते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बट कई बार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वाला बंदा ऑलरेडी बैठा है भाई, 15 साल का एक्सपीरियंस लेके वो वहाँ पे बैठा है, वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है वहाँ पे, तो उनको फिर वहाँ पे कोड लिखने वाले की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो ऐसा होता है। तो हर कंपनी का नहीं, ऐसे मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, डीएसए भी चाहिए होता है, बट वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। मैक्सिमम बहुत सारी कंपनीज इंडिया में ऐसी हैं जिनको डीएसए में इंटरेस्ट नहीं होता है, आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट होता है, आप इंडिपेंडेंट उस पर काम ढंग से बिना हेल्प के कर पाते हैं नहीं, उसमें होता है। और जो ये टेक्नोलॉजी है सी शार्प या लैंग्वेजेस है सी शार्प पाइथन, उस पर कमांड कितनी है, फ्रेमवर्क है रिएक्ट जेएस या इनमें एंगुलर, इनमें कमांड कैसे है आपकी, उस पर होता है। अब मेरे इंटरव्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, जो भी मेरे इंटरव्यूज़ हुए, ठीक है, तो मोस्टली इंटरव्यूज़ में मेरा करंट प्रोजेक्ट पूछा गया क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था। ठीक है, दूसरा एक रीज़न ये भी है कम डाटा स्ट्रक्चर पे जाने का कि मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीटेक इन इंजीनियरिंग किया हुआ है सीएससी में, और एमटेक भी किया हुआ है, यूजीसी नेट भी 98 परसेंटाइल से किया हुआ है। तो हो सकता है कि उस वजह से भी सीवी देख के उन्होंने कम रखे हों कि ठीक है थ्योरी वाइज कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, और हम सिर्फ प्रोजेक्ट वाइज देखते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस पे देखते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैंने, क्योंकि मेरा जो इकोसिस्टम है ना वो डॉट नेट का रहा है, डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपर का, जिसमें रिएक्ट एंगुलर सब आ गया। ठीक है, तो डॉट नेट मेरा एज ए बैकएंड हो गया। अब डॉट नेट पे मैं 2012 से काम कर रहा हूँ, यानी कि 2012 में मैंने सीखना शुरू कर दिया था, तो 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया मुझे उसमें। तो अब मुझसे वो बहुत ज़्यादा डीएसए पे, समझ रहे हो ना, कि वो बहुत ज़्यादा डीएसए में नहीं घुसेंगे अब, क्योंकि वो एजुकेशन वाइज सीवी में देख चुके हैं कि ठीक है नो प्रॉब्लम, सही है। एक्सपीरियंस वाइज भी देख रहे हैं कि भी हाँ बंदा है 8-10 साल से इसमें है, इंडस्ट्रियल नहीं है लेकिन वो इतने टाइम से इंजीनियरिंग में है और ये चीज़ें कर रहा है, तो उस वे में भी वो कम करते हैं चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ पे सिंपल मेरे जो इंटरव्यूज़ रहते थे उनमें फंडा सिंपल रहता था। सबसे पहले तो वही होता है, अपना इंट्रोडक्शन दो, कौन हो, कहाँ से हो, कितना आपका एक्सपीरियंस है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है। ठीक है, वो कैटेगरी कि ई कॉमर्स थे या रिटेल का था, कोई ईआरपी था, कोई मैनेजमेंट टूल था या क्या था, मतलब किस तरह के प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सॉलिड प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई करें आपने अपने प्रोजेक्ट में, पहले तो आप एक्सप्लेन करो कि होते क्या है, फिर अपने प्रोजेक्ट में कैसे अप्लाई करें अगर कोई डेप्थ में जाए तो। उसके बाद फिर डिज़ाइन पैटर्न्स, कि कौन से डिज़ाइन पैटर्न आप यूज़ करते हैं, क्योंकि सभी को देखो अप्लाई करना प्रोजेक्ट में फिजिबल नहीं होता है। तो मैंने जो ज़्यादा आगे रखा था वो था रिपोजिटरी पैटर्न, कि रिपोजिटरी पैटर्न मैं एक्सप्लेन करता था। तो सॉलिड प्रिंसिपल्स हो गए, रिपोजिटरी। उसके बाद मेरा जो इकोसिस्टम था वो डॉट नेट कोर का था। तो डॉट नेट कोर के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मिडिल वेयर क्या होते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, मिडिल वेयर, एंड पॉइंट्स एपीआई के कैसे बनाते हैं, जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन, हम यानी एपीआईज को सिक्योर कैसे करेंगे, लोड बैलेंसिंग हो गया कि अगर मतलब स्केल डाउन स्केल अप कैसे करेंगे, क्लाउड को कैसे यूटिलाइज करेंगे, यानी क्लाउड फ्रेंडली डेवलपमेंट कैसे करेंगे, जो आपका प्रोजेक्ट था उसका स्ट्रक्चर क्या था, वो कितने ट्रैफिक को हैंडल कर पाएगा, आपने किस किस मॉड्यूल पे काम किया, किस लेवल पे काम किया है, क्या आपने टीम में सिर्फ एज ए डेवलपर काम किया है या एज ए लीड काम किया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते थे। तो डीएसए वी ऐसे इतना नहीं था। और उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम्स दे दिया आपको, जैसे कि सिंगलटन पैटर्न डेवलप करने का बोल दिया कि इसका प्रोग्राम लिखो, या फिर बोल दिया कि कोई जैसे फिबोनाची की सीरीज़ है, कोई शॉर्टिंग का ही बोल दिया कि शॉर्टिंग का ही कुछ लिख दो प्रॉब्लम, या कुछ कोड वो अपनी तरफ से भी ला के रखते थे, तो उसमें से पूछ लेते थे कि भाई इसकी आउटपुट क्या होगी, इस टाइप से। तो बेसिक से जो आप हैकर रैंक या लीड कोड पे जो करते हैं ना कुछ एडवांस ही रहता है जो वो पूछते हैं उनसे, इस लेवल का वो नहीं पूछते हैं। और मैंने कभी लीड कोड और हैकर रैंक मैंने ट्राई किए हैं देखने के लिए कि प्लेटफॉर्म है क्या, कैसे काम करते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं फील हुई इतनी, क्योंकि पहले से ही मेरा चल रहा था। तो एक्सपीरियंस बेस पे हायरिंग होनी है, तो यहाँ पे लीड कोड और हैकर रैंक इतना ज़्यादा मेरे लिए मैटर कर नहीं रहा था, जो मुझे लेना था, है ना। अब अगर मुझे फैंग में जाना है या कहीं और जाना है तो वो बात अलग है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट फिर हाई होगी, तो स्ट्रगल भी हाई होगा और स्टडी भी उसी हिसाब से हाई भी रहेगी। तो अगर मैं इस डॉट नेट इकोसिस्टम में रहता हूँ तो मेरा डॉट नेट की एक्सपर्टीज से काम चल रहा है। तो ये इस तरह के ही इंटरव्यू क्वेश्चन रहते थे, मोर ओवर प्रोजेक्ट कंसर्न थे। अब अगर आप जावा में हैं तो जावा के फ्रेमवर्क से रिलेटेड होंगे, अगर आप पाइथन में हैं तो पाइथन के होंगे, उससे रिलेटेड होंगे। तो ये चीज़ है। तो एक ये डीएसए को लेके ज़्यादा डरे ना। हाँ, जॉब्स का इशू रहता है थोड़ा सा, क्योंकि अभी मार्केट डाउन है, मैंने आपको बताया है। लेकिन जैसे जैसे आपकी ग्रेजुएशन होंगी या थोड़ा बहुत आप कहीं एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो मार्केट 1 से 1.5 साल 2 साल में फिर से स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इतनी दिक्कत आएगी नहीं। अब मैं
एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। अब एक कमेंट्स में और आ रहा था कि स्विचिंग का जो सीन था कि 1 ईयर हुआ है एक्सपीरियंस, 2 ईयर्स हुआ है, स्विच कर लूँ क्या? देखो, 1 ईयर 2 ईयर पे जॉब स्विच करना या छोड़ना, रिज़ाइन डाल के फिर दूसरी जॉब ढूँढना इज़ लाइक एक बड़ा रिस्क है वो, ठीक है? बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है? आप लेना चाहते हैं कैलकुलेट करके आप ले रिस्क, बट वो रिस्की है। जो ऑप्टिमम है, मतलब यहाँ बोल सकते हैं ऑप्टिमल जिसको बोल सकते हैं, तो वो रहता है 3 ईयर्स। एटलीस्ट आप कहीं से स्टार्ट करें, चाहे आपकी प्लेसमेंट हुई है या कहीं से आपने ज्वाइन किया है, आप 3 ईयर्स वहाँ पे स्पेंड करिए। मीनवाइल आप ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा आप हाइक्स या इंक्रीमेंट्स के लिए इंटरनली जो पॉसिबल है आप उनसे वो बात करिए कि जो पॉसिबल है आप वो कर दीजिए, ठीक है? तो वो करा के आप निकलिए वहाँ से। 3 ईयर्स के बाद जो है अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, आपके स्कोप्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि जो पीछे से देखो, मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बता रहा हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कि हमें कितने एक्सपीरियंस का डेवलपर चाहिए, तो वो रहता है 3-4 ईयर्स टू लेके 8 to 9 ईयर्स मैक्सिमम रहता है। तो इसीलिए आपको लगता होगा कि ऐसे फ्रेशर कॉल्स जो हैं वो कम आती हैं। तो जो ब्रैकेट है ना, वो 4 ईयर टू 8 का सबसे ज़्यादा फिट बैठता है, जहाँ पे आप बिना सोचे समझे भी रिज़ाइन डाल सकते हैं। इतना रिस्क नहीं रहता है। बाकी किस्मत ख़राब हो तो कुछ नहीं कह सकते, बट इतना रिस्क नहीं रहता है। बट 3 ईयर्स से पहले बहुत ज़्यादा रिस्क है, और आफ्टर 8 और 9 ईयर्स उसके बाद भी रिस्क है। कहीं अगर आपको ये लग रहा है ना कि अरे नहीं एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है अब, तो नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से पैकेज भी, आपकी सैलरी की भी एक्सपेक्टेशन बड़ी है, लेकिन क्लाइंट का बजट अगर उतना नहीं हुआ तो वहाँ पे भी स्कोप्स फिर कम होते चले जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो 8 ईयर के बाद भी स्ट्रगल बढ़ जाता है जॉब स्विच में, 3 ईयर से पहले भी बहुत स्ट्रगल रहता है। तो बीच में आप, ये आपका गोल्डन एरा होता है जिसमें आप दबा के अपने हाइक्स या अच्छे हाइक्स डिमांड कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं अपने करियर में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनके जवाब देने की कमेंट्स में। तो पिछली वीडियो पे मैंने जितने भी क्वेश्चन आए थे आप सबके मैंने रिप्लाई करे हैं। कुछ को मैंने उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो आज की इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। टाइम टू टाइम मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँगा ताकि आपकी उसमें हेल्प हो पाए। किसी न किसी तरीके से मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। गुड लक सभी को, और उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द ही ग्रेजुएशन करें तो आपकी कंप्लीट हो और आपको जॉब मिले, प्लेसमेंट हो रही है तो आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो, और अगर आप स्विच कर रहे हैं तो आपको अच्छा हाइक मिले। तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा। धन्यवाद।